हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस चैप्टर के हम नीट या फिर एआईपीएमटी में आए हुए ईयर 2006 से लेकर के ईयर 2024 तक हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हर क्वेश्चन को समझाने के दौरान मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को डिटेल में समझाता जाऊंगा, जिससे होगा ये कि जब तक हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो चुका होगा। आप हर क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। और इस चैप्टर का नीट में काफी ज्यादा वेटेज है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आप इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से सीख जाएं और बिल्कुल जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी मंजिल है, वहां तक आप पहुंच जाएं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। शुरुआत करते हैं। एआईपीएमटी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, in the circuit shown, if a conducting wire is connected between points A and B, the current in this wire will। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, हमारे सामने एक सर्किट है जहां पर 4 रेजिस्टर्स हैं, 4 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम के, और यहाँ पर एक सेल कनेक्ट किया गया है। तो कहा गया है कि अगर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो उस केस में जो करंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब कह रहा है कि इसका फ्लो फ्रॉम ए टू बी होगा और फ्लो इन द डायरेक्शन विच विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ वी, और बी जीरो, और फ्लो फ्रॉम बी टू है। हमको चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है। तो देखिए, आपको एक बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए, एंड इवन जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट सिखाए थे और जब हमने उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया था, तब मैंने कई सवालों में एक बात काफ़ी स्ट्रेसफुली आपको समझाई थी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से हमेशा लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं किसी सिस्टम के, वो हमेशा फ्रॉम द पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू द पॉइंट एट लो पोटेंशियल फ्लो करते हैं। एंड सिमिलरली जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो फ्रॉम द पॉइंट एट लो पोटेंशियल टू द पॉइंट एट हाई पोटेंशियल फ्लो करते हैं या मूव करते हैं। बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं करंट की। यहाँ पर हमको जानकारी करंट को लेकर के बोला गया है, और हम ये जानते हैं कि जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं उनमें फ्लो होने वाला जो पार्टिकल होता है, उसमें जो मूव करने वाला पार्टिकल होता है, जिसके कारण से उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंट्रीब्यूट होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन ही वो हैं कंडक्टिंग वायर्स में जो चार्जेस के फ्लो के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर काफी टाइटली बाउंड है, तो एक कंडक्टिंग वायर में, एक सॉलिड कंडक्टिंग वायर में प्रोटॉन्स को मूव करवा पाना पॉसिबल नहीं है। मूव करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी ही मूवमेंट के कारण कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्जेस नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट एट लो पोटेंशियल टू द पॉइंट एट हाई पोटेंशियल होती है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो होती है फ्रॉम द पॉइंट एट लो पोटेंशियल टू द पॉइंट एट हाई पोटेंशियल। लेकिन हमने कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में कंसिडर किया हुआ है। मतलब एक कंडक्टिंग वायर में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को जस्ट उसके ऑपोजिट लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट एट लो टू द पॉइंट एट हाई पोटेंशियल हो रही है, तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ आप लेंगे? डेफिनेटली फ्रॉम द पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू द पॉइंट एट लो पोटेंशियल, है ना। तो इसीलिए आपको बिल्कुल याद रखना है करंट, और आई में लिखता हूं, इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंबल आई से शो करते हैं, फ्लोज फ्रॉम पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू द पॉइंट एट लो पोटेंशियल। आपको बिल्कुल ये चीज याद रखनी चाहिए, है ना। ये लो पोटेंशियल हो गया हमारा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में अगर पॉइंट ए एट हाई पोटेंशियल है और अगर पॉइंट बी एट लो पोटेंशियल है मान लेते, तो करंट का फ्लो ए से बी की तरफ होगा। अगर पॉइंट बी एट हाई पोटेंशियल है एंड पॉइंट ए एट लो पोटेंशियल है, तो करंट का फ्लो बी टू ए हो जाएगा। और अगर दोनों के पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम है, तब किसी भी तरह की यहाँ पर करंट की मूवमेंट नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा, चार्जेस मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चार्जेस के मूवमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना मैंडेटरी है। तो अगर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सेम पोटेंशियल में होते हैं तो हमारे यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, है ना। तो उस केस में हमारा ऑप्शन 3 हो सकता है, बट देखना होगा। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर? हमें निकालना है कि पॉइंट ए के पोटेंशियल की क्या वैल्यू है। मुझको पोटेंशियल एट ए निकालना चाहिए, मुझको पोटेंशियल एट बी निकालना चाहिए। तो अब कंपेयर करना होगा, मुझको पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी निकाल करके मुझे कंपेयर करना है। जो बड़ा
वहां से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ करंट का फ्लो होगा। तो मैं समझता हूं यहां तक के सवाल को तो आप समझ गए होंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए एक बात मैं आपको और बता दूं, इस सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, एंड अलग अलग टीचर अलग अलग वे में सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, जिसको लेकर के बिल्कुल सारे प्रोसेस सही हो सकते हैं। बट मैं एक अलग वे में आपको इस सवाल को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको काफी बेहतर वे में समझ में आ जाएगा। नाउ एक बार के लिए आप विजुअलाइज करिए कि ये जो कंडक्टिंग वायर है पॉइंट ए एंड बी के बीच में, ये है ही नहीं, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, है ना। हम ये मान करके चलते हैं कि वायर नहीं है, और इस वायर को अगर मैं निकाल दूं तब उस केस में ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों रजिस्टर सीरीज में होंगे, और ये 1 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में होंगे, हाँ कि नहीं। अब हम तब ये देखेंगे कि जो ये V वोल्ट की सेल है, इसके वोल्टेज का डिवीजन इन दोनों के बीच में भी होना है और इन दोनों के बीच में भी होना है। आपको एक बात यहां पर क्या याद रखनी है कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज में लगाने के दौरान जो रजिस्टर्स होते हैं वो उनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जो सेल कनेक्ट किए हुए होते हैं, उस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस को सीरीज में कनेक्टेड रजिस्टर्स डिवाइड करते हैं, है ना। एक बार मैं फिर से अपनी बात को कहता हूं कि अगर आप 2 रजिस्टर्स मान लेते, 2 ही लेके चलते हैं फिलहाल के लिए, अगर आप 2 रजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिए हो और उन दोनों सीरीज में कनेक्टेड रजिस्टर्स के अक्रॉस अगर आपने एक सेल लगा दी, लेटेस्ट उस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वो दोनों रजिस्टर्स क्या करेंगे, उस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करेंगे, मतलब उसका बंटवारा करेंगे। उस पोटेंशियल डिफरेंस का एक हिस्सा पहले रजिस्टर के पास होगा, दूसरा हिस्सा दूसरे रजिस्टर के पास रहेगा, सच दैट अगर आप उन दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया था वही आपको मिल जाएगा। तो सीरीज में कंबाइंड रजिस्टर्स पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। ये बात आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम ये देख लेंगे कि ये दोनों मिलकर के वोल्टेज को किस वे में डिवाइड कर रहे हैं, या कितना कितना डिवाइड कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर के कितना कितना डिवाइड कर रहे हैं। उससे हमको जानकारी मिल जाएगी कि ए एंड बी का पोटेंशियल में कौन ज्यादा या फिर कौन छोटा है। ठीक, यहां तक की बात मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सपोज मान लेते एक रजिस्टर हमारा ये है, दूसरा ये है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं R1 मान लेता हूं, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं R2 मान लेता हूं, और इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है उस पोटेंशियल डिफरेंस को मान लेते हैं V। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों रजिस्टर्स मिल करके इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करेंगे, इसको बांटेंगे अपने अक्रॉस, है ना। तो मान लेते कि R1 के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, एंड R2 के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते V2 है ना। तो V1 एंड V2 की जो वैल्यूज होती हैं उनको अपन कहते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला, एंड उस फॉर्मूले के बेसिस पे V1 की वैल्यू होती है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, एंड सिमिलरली V2 की वैल्यू होती है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू अप्लाइड वोल्टेज V। इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइनली हम कहते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूले, और आपको ये 2 फॉर्मूले बिल्कुल पता होना चाहिए। अब इन 2 फॉर्मूले के बेसिस पे हमको ये देखना है कि 4 ओम कितना कितना वोल्टेज डिवाइड कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर के कितना डिवाइड कर रहे हैं, किसे, V वोल्ट को। नाउ अब मान लेते इस 4 ओम के रजिस्टर के पास रहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं मान लेता हूं V1, इसके पास रहने वालों को मैं मान लेता हूं V2, इस 1 ओम के पास जो रहेगा उसको मैं मान लेता हूं V1 डैश, और इसके पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मैं मान लेता हूं V2 डैश। परफेक्ट। तो नाउ अब एक काम करते हैं, देखते हैं V1 V2 एंड V1 डैश एंड V2 डैश की वैल्यू क्या आने वाली है। तो नाउ अब फॉर्मूला यूज करते हैं V1 के लिए। तो R1 की जगह मैं पुट करूंगा 4, R2 की जगह पुट करूंगा 4, तो 4 अपॉन 4 प्लस 4 हो जाएगा 4/8, दैट इज 1/2, दैट इज V/2। मतलब इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है, रिमेनिंग इसके पास भी V/2 ही आएगा। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि V1 की वैल्यू भी V/2 है एंड V2 की वैल्यू भी V/2 है। अब बात करते हैं V1 डैश एंड V2 डैश की, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है मुझको। तो यहां पर मैं लिखूंगा कितना, 1 अपॉन 1 प्लस 3, दैट इज 1/4। तो इससे हमको V1 डैश की वैल्यू मिल रही है V/4, एंड रिमेनिंग जो होगा 3/4V हमारी V2 डैश की वैल्यू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपको V मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमको क्या मिलने वाला है, V मिलने वाला है। अब हमें यह जज करना है कि पॉइंट A या फिर पॉइंट B कौन हाई पोटेंशियल में, हमें यही जज करना था। तो एक काम करो, आप यहां पर देखो कि ये जो पॉइंट है ये इस 4 ओम वाले के लिए भी कॉमन है, इस 3 ओम वाले के लिए भी कॉमन है।
मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों रजिस्टर्स के लिए कॉमन पॉइंट है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल जितनी 4 ओम के लिए होगी इस 3 ओम के लिए भी सेम रहेगी। अब हम इस पॉइंट की बात करें तो अगर मैं बात करूं कि इस 4 ओम के रजिस्टर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है, तो एक काम करते हैं, मैं इस पॉइंट की पोटेंशियल को मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं 0। फिलहाल के लिए इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं मानकर चलता हूं V = 0। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा? इट विल बी डेफिनेटली V/2, क्योंकि 4 ओम के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V/2 है, हाँ कि नहीं? इस 4 ओम के रजिस्टर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है V/2, तो अगर ये 0 है तो डेफिनेटली इसको कितना होना चाहिए? V/2। और अगर ये 0 है तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को कितना होना चाहिए? 3V/4। तो अब मुझको ये बताओ आप कि V/2 बड़ा है कि 3V/4 बड़ा है? V/2 का मतलब हो गया 0.5V एंड 3/4 का मतलब हो गया 0.75V। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि पॉइंट बी का पोटेंशियल ज्यादा दिखाई दे रहा है, पॉइंट ए का पोटेंशियल कम दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कनेक्टिंग वायर लगा दूं तो खुद ही बताओ ना, करंट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होना चाहिए? ऑब्वियसली पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ होना चाहिए, और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम बी टू ए कहूंगा, और इसीलिए आंसर इसका ऑप्शन 4 होना चाहिए। मैं ऑप्शन 4 के साथ जाऊंगा, जो इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। इस सवाल को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये एक खास तरीका था जो मैं आपको सिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ हमने इस सवाल को सॉल्व करने के दौरान 2 फॉर्मूले सीखे जिनको हम कहते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। हालांकि इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने समय लिया, बट अगर आप सही स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल 1 मिनट में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2007 से बिलोंग कर रहा है, एंड क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम एंड इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर करंट्स अप टू 100 एम्पियर। आफ्टर एन एडिशनल शंट is connected to this emitter, it becomes possible to measure current up to 750 amperes by this meter. The value of shunt resistance is okay। मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन आसान है, और अगर आपको ये मालूम है कि किस तरह से एमीटर को बनाया जाता है या फिर एमीटर किस तरह से बनता है, अगर आपको इस चीज की जानकारी हो तो बिल्कुल आप बड़े आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर कई बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, वो सोच नहीं पाते कि किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये साउंड करता है, आप आराम से समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 13 ओम है, और इसकी मदद से हम कितने करंट को मेजर कर सकते हैं? 100 एम्पियर को मेजर कर सकते हैं। मतलब उस एमीटर से आपको 100 एम्पियर की करंट से ज़्यादा करंट को मेजर नहीं करना है, आप उस एमीटर के थ्रू मैक्सिमम 100 एम्पियर की करंट को फ्लो करा सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करंट फ्लो कराते हैं तब उसका जो इंडिकेटर में जो मूवमेंट है वो तो एक्सीड कर नहीं पाएगी, एंड इवन जो कॉयल होगा हमारे एमीटर का वो क्या कर जाएगा? वो ब्रेक कर जाएगा, वो खराब हो जाएगा। और इसीलिए मैक्सिमम करंट जो हम फ्लो करवा सकते हैं हमारे एमीटर के थ्रू वो है हमारी 100 एम्पियर। इससे ज़्यादा करंट परमिटेड नहीं है। बट हम चाहते क्या है कि एक शंट कनेक्ट करके, अभी शंट क्या होता है? शंट एक रेजिस्टर होता है जिसको जनरली हम कॉइल के साथ, जो हमारी गैल्वेनोमीटर या फिर जो हमारी एमीटर है उसकी कॉइल के साथ पैरेलल में लगाते हैं। एक रेजिस्टर जिसको एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर दोनों कह सकते हैं, उसकी कॉइल के साथ जो पैरेलल में लगाई जाने वाली जो रेजिस्टर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम शंट कहते हैं। तो कहते हैं कि एक एडिशनल शंट को लगाया गया, और इसकी मदद से अब क्या पॉसिबल हो गया कि करंट को हम 750 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। तो कहता हूं शंट की वैल्यू क्या रही होगी? तो देखिए एमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी सर्किट के किसी ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं। एमीटर को बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में शंट को लगाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जिस ब्रांच में भी आपको किसी सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट मापना हो, मेजर करना हो, आप उस ब्रांच में एमीटर को लगाएंगे सीरीज में। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है उस ब्रांच के साथ, या उस ब्रांच में जिस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन एमीटर बनाने के दौरान एक गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक शंट को पैरेलल में लगा करके बनाया जाता है। मीन्स एमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम पैरेलल में एक शंट को लगाते हैं तब उससे बनता है वो। बट एज ए होल एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो मान लेते कि ये मेरा पहले एमीटर था जिससे हम कितनी करंट को मेजर कर सकते थे?
इससे हम मेजर कर सकते थे मैक्सिमम 100 एम्पियर को, जो हमको सवाल में बताया गया है। बट हमें मापना कितना है, हमें तो 750 मापना है। तो क्योंकि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, तो अगर मैं अब इस एमीटर से 750 एम्पियर की करंट को फ्लो करा दूं तो 100 एम्पियर से तो एक्सीड हो गया, तो मेरा एमीटर खराब हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा करंट है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। और उसी एक्स्ट्रा करंट को डाइवर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया एक शंट, और इस शंट की रेजिस्टेंस को मैं आर मान करके चलता हूं, जो मुझे बताना है। तो अब मुझे कितनी करंट मेजर करनी थी, मुझे करंट मेजर करनी थी 750 एम्पियर। लेकिन जो मेरा पहला एमीटर था, जो मेरे को पहले एमीटर दिया हुआ था, उस एमीटर से मैं 100 एम्पियर से करंट को एक्सीड नहीं करा सकता, तो 100 एम्पियर में जाने दे सकता हूं। बट जो एक्स्ट्रा करंट बची हमारी कितनी, 650 एम्पियर, कहां से आया, ये आया फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन की तरफ जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। तो 750 एम्पियर करंट आई है, तो 750 एम्पियर करंट को जाना भी चाहिए। तो एमीटर के थ्रू, जो हमारा पहला एमीटर था, उसके थ्रू हम 100 एम्पियर की करंट फ्लो करा सकते हैं, तो रिमेनिंग करंट हमारी शंट के थ्रू फ्लो कर जाएगी। तो ये वाली कहानी यहाँ तक आपको समझ जाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर एमीटर एंड शंट दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जब भी दो एलिमेंट्स को, एलिमेंट का मतलब रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, तो जब भी दो एलिमेंट को हम पैरेलल में लगाते हैं तो उनके पास क्या सेम होता है, तब उनके पास सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम बिकम सेम। और इसीलिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस एमीटर के पास है, एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस शंट के पास भी होना चाहिए। नाउ अब हमारे एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 13 ओम, है ना। अब क्योंकि इस शंट के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और इस एमीटर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसकी मदद से मैं इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकता हूं, और उस इक्वेशन की मदद से मैं आर की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी रजिस्टर के अक्रॉस हम यूज करते हैं ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, है ना। ओम्स लॉ से हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर इज इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो नाउ अब इस शंट के पास कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करंट की जगह में लिख देता हूं 650, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू आर मुझे निकालनी है ना। दिस विल बी इक्वल टू, अब हमारे इस एमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेफिनेटली हाउ मच, करंट 100 एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 13 गिवन है। तो फाइनली आर की वैल्यू आ गई। देखिए कितना आसान सवाल था। तो इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 650। नाउ 1 0 आपस में कैंसिल, हम जानते हैं 13 5 जा 65 होता है, एंड 10/5 की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम, और इसीलिए 2 ओम इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 3 के साथ जाना चाहूंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2008 से बिलोंग कर रहा है, एंड क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट along with a resistance of 2950 ohm in series. A full scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 divisions, the resistance in series should be. ठीक, मैं आपको समझाता हूं सवाल को। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम एक स्मॉल रेटिंग वाले एमीटर को हाई रेटिंग वाले एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सेम प्रोसेस हमारे गैल्वेनोमीटर को भी एमीटर में कन्वर्ट करने का होता है। तो जब हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है, या फिर लो रेटिंग वाले एमीटर को हाई रेटिंग वाले एमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तब हम कॉइल के साथ पैरेलल में एक शंट को लगाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक रजिस्टर को सीरीज में लगाया गया है, और इस प्रोसेस को हम तब यूज करते हैं जब हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होता है वोल्ट मीटर में। तो अगर आपको किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, तब जनरली हम क्या करते हैं, उसकी कॉइल के साथ सीरीज में एक रजिस्टर को लगाते हैं जिसकी वैल्यू जनरली हाई होती है, और वोल्ट मीटर एज ए होल को हमेशा उस ब्रांच के साथ पैरेलल में लगाते हैं जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना होता है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, और इन पे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो नाउ सवाल कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम है, और इसके साथ सीरीज में एक 2950 ओम के रजिस्टर को लगा दिया गया, और कितनी हमने बैटरी कनेक्ट की, 3 वोल्ट वाली,
एक बैटरी को वहां पर हमने कनेक्ट किया। तो कहता है कि उससे जो डिफ्लेक्शन आया वो मैक्सिमम था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आया, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी थी, 30 डिवीजन थी। तो कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये डिवीजन 30 से 20 हो जाए तो सीरीज में और कितना रेजिस्टेंस हमें लगा देना चाहिए। तो एक काम ये करके देखते हैं कि पहले कितनी करंट फ्लो हो रही थी, एक बार ये देख करके चलते हैं। तो देखिए आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 50 ओम, और आपने सीरीज में कनेक्ट किया 2950 ओम के एक रजिस्टर को सीरीज में। तो दोनों का मिला करके रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सीरीज में हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। तब इस हिसाब से हमारे दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 3000 ओम। और क्योंकि मेरे सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 3 वोल्ट है, तो शुरुआत में जो करंट फ्लो हो रही थी उसे मैं I मानता हूँ। इट मस्ट बी इक्वल टू V बाई R विच विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 3000 विच विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। यहाँ तक की तो बात एकदम क्लियर है। और 1 मिली एम्पियर करेंट बेसिकली उस गैल्वेनोमीटर के 30 डिवीजन से हम मेजर कर रहे हैं। मतलब जैसे आप करंट फ्लो कराना स्टार्ट किए तो गैल्वेनोमीटर की इंडिकेटर मूव करना चालू की, और इंडिकेटर मूव करते करते वो 30 डिवीजन में शिफ्ट कर गई। दैट मीन्स 1 मिली एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू 30 डिवीजन, हाँ कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 30 डिवीजन हैं इट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, हाँ कि नहीं। तो बेसिकली 1 डिवीजन की वैल्यू कितने करंट के इक्विवेलेंट होनी चाहिए उस पहले वाले गैल्वेनोमीटर के लिए, तो डेफिनेटली 1 मिली एम्पियर अपॉन 30 कर देना चाहिए। सिंपली यूनिटरी मेथड, क्लास 4th की मैथ है। अरे भैया 1 मिली एम्पियर जब करंट फ्लो हो रही थी तब गैल्वेनोमीटर में 30 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन आया था। तो 30 डिविजन्स के डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितनी थी, 1 मिली एम्पियर थी। तो 1 डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितनी होनी चाहिए यूनिटरी मेथड से, डेफिनेटली 1 मिली एम्पियर अपॉन 30, इतनी करंट होनी चाहिए। तो नाउ अब मुझे कितने डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है, 20 डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यूनिटरी मेथड से 20 डिविजन्स के लिए करंट कितना होना चाहिए, 1 मिली एम्पियर अपॉन 30 इंटू 20। तो 1 0 1 0 आपस में कैंसिल हो गया। तो फाइनली आ रहा है 2/3 मिली एम्पियर। तो अब अगर मुझे सीरीज में एक रजिस्टर को और लगाना है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं क्या मेंटेन करूं कि करंट मेरा उस कॉइल से कितनी हो जाए या फिर उस गैल्वेनोमीटर से कितनी हो जाए, 2/3 मिली एम्पियर हो जाए। तो अब बहुत आसान है, सेल बदली क्या हमने, बिल्कुल नहीं बदली, सेल वही की वही है। तो V की वैल्यू अभी भी है 3 वोल्ट। नाउ पहले रेजिस्टेंस कितना हो चुका था, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी 3000 ओम थी, प्लस इसके साथ अभी मैंने सीरीज में एक रजिस्टर को और लगाया है जिसके रेजिस्टेंस को मैं फिलहाल R मान लेता हूं। तो इससे हुआ क्या कि मेरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू में और इंक्रीमेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन हुआ है सीरीज में। ऑलरेडी 3000 ओम का रेजिस्टेंस था, इसके साथ और एक सीरीज में रजिस्टर को लगा करके हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन कर दिया 3000 प्लस R, जहां पर R हमारा उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जिसे हमने बाद में लगाया है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ा करके हमने करंट की वैल्यू को कम कर दिया। और क्योंकि मुझे 20 डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है तो 20 डिविजन्स के लिए करंट की वैल्यू 2/3 मिली एम्पियर होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए 2/3 एंड मिली के लिए मुझको 10⁻³ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसे सॉल्व करते ही आंसर इम्प्लाइज दैट। तो काम करते हैं, 10⁻³ को मैं डिनोमिनेटर में 10⁻³ लिख सकता हूँ विच इज 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 2/3 है। तो ठीक है, अपने काम करते हैं, इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो RHS के न्यूमिनेटर में हो जाएगा 9, और ये जो 1000 हुआ था डिनोमिनेटर में वो भी मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9000। परफेक्ट। यहाँ पर बचा 2 इंटू 3000 विल बिकम 6000 प्लस 2R, और ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो R की वैल्यू देख के आप आंसर बता सकते हैं, 9000 माइनस 6000 इज 3000। R की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, 3000/2 करना पड़ेगा। तो R की वैल्यू आ रही है 1500 ओम। और अगर मैं इतना रेजिस्टेंस और लगा दूं तो डेफिनेटली मेरी करंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा और डिवीजन 20 में शिफ्ट होगा। तो मैं आंसर यहाँ पर डेफिनेटली कहूँगा कितना, इट शुड बी 1500 ओम। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, हमको यहाँ पर ये पूछा गया एक्चुअली में कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में कितना हो जाना चाहिए, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। एक बार सवाल मैं फिर से आपको समझा दूं। A full scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 divisions, the resistance in series should be,
मतलब हमको सीरीज में कितने रेजिस्टेंस को रखना पड़ेगा, तो ठीक है, मतलब इसने इसके साथ और क्या एक्स्ट्रा ऐड करके हमको टोटल वैल्यू रखनी पड़ेगी सीरीज में, उसकी कहानी पूछी गई थी। तो शुरुआत में हमने 2950 ओम रखा था और इसके साथ 1500 और ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर के काम होगा। तो फाइनली आप देख लीजिए, सो 2950 ऑलरेडी था, इसमें 1500 को ऐड कर दीजिए, तो फाइनली 0544 ओम। तो डेफिनेटली मैं इस सवाल का आंसर 4450 टिक करूंगा, 4450 ओम। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। मैं एक्चुअली ये सोच के चल रहा था कि एक्स्ट्रा और कितना रजिस्टर लगाना पड़ेगा, तो अगर आपको ये पूछा जाता कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर के साथ और एक्स्ट्रा कितना रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, देन आंसर कितना होता, डेफिनेटली 1500 होता। और अगर गैल्वेनोमीटर के साथ टोटल सीरीज में अब कितना रेजिस्टेंस हो चुका है, अगर ये पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपको इन दोनों को ऐड करना था। तो फाइनली आंसर हमारा ऑप्शन 2 है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2008 से है एंड क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ohm resistor is 1 ampere when the points P and M are connected to a DC voltage source. The potential difference between the points M and N is, ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। हमें एक सर्किट गिवन है और कहता है द करंट थ्रू द 4 ohm रजिस्टर इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 4 ohm का रजिस्टर है जिससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें बताया गया है 1 एम्पियर। तो ये करंट हमारी 1 एम्पियर है। आगे कहता है व्हेन द पॉइंट्स P एंड M आर कनेक्टेड टू अ DC सोर्स। तो ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट M है, तो इन दोनों को जब हम एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारी इस 4 ohm से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। तो कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N इज, तो हमको बताना है M एंड N के बीच में, M एंड N के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ये मेरा पॉइंट M हो गया, इसको भी मैं M ले सकता हूँ, ये पॉइंट को भी मैं M मान सकता हूँ, और ये मेरा पॉइंट N आपको दिखाई दे रहा है। तो हमको डेफिनेटली यहाँ पर इस 1 ohm के रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जो हमारा क्वेश्चन है। M एंड N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस 1 ohm रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें इस सवाल का जवाब देना है। और सवाल आसान है, आपको सवाल डेफिनेटली आसान है। देखिए, आप बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, मैं सिखा रहा हूं आपको। अब आप देखें, आपको मैंने क्या कहा कि जब हम दो रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं या फिर कोई भी दो एलिमेंट्स को हम जब पैरेलल में लगाते हैं तब उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। तो जितनी पोटेंशियल डिफरेंस हमारी इस 4 ohm के रजिस्टर के पास होगी, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमारी इस 3 ohm के रजिस्टर के पास भी होनी चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं, दैट इज V इक्वल टू IR। तब इस हिसाब से इस 4 ohm के रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, 1 × 4 दैट इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो हमें ये तो पता चल गया कि इस रजिस्टर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, एंड एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस 3 ohm के रजिस्टर के पास भी होना चाहिए। और अगर ये बात सही है तो अब मैं अगर इससे फ्लो होने वाली करंट को अगर मैं मान लेता हूं I, तब इस केस में I की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं I की वैल्यू को लिखूंगा I इक्वल टू 3 ohm के पास भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट है डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस जो कि 3 है, और इतनी एम्पियर की करंट हमारी इस 3 ohm के रजिस्टर से फ्लो हो रही है, हाँ कि नहीं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हालांकि इस I की वैल्यू को निकालने की वैसे खास जरूरत थी भी नहीं, बट मैंने निकाल दिया है, कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया है। अब देखिए, ये जो रजिस्टर आप देख रहे हो, ये रजिस्टर पॉइंट P एंड पॉइंट M के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल में दोनों कनेक्टेड है, और पैरेलल में क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारी 4 ohm के रजिस्टर के पास है, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस 3 ohm के रजिस्टर के पास भी है। तो क्योंकि मुझको इससे फ्लो होने वाली करंट एंड रेजिस्टेंस की जानकारी है, तो इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। और क्योंकि इस रजिस्टर को हम पॉइंट P एंड पॉइंट M के अक्रॉस लगाए हैं, तो डेफिनेटली पॉइंट P एंड पॉइंट M के अक्रॉस जो हमने सेल कनेक्ट की थी, जो सेल यहाँ पर कनेक्ट किया गया था, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज सोर्स लगाया गया था, उस वोल्टेज सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इट मस्ट बी इक्वल टू 4 वोल्ट, यही हमारा होगा। अब इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के अक्रॉस भी आएगा, हाँ कि नहीं। आप खुद सोचो, पॉइंट P एंड M के बीच में तो मेरी लोअर ब्रांच भी तो है, तो क्योंकि मेरी लोअर ब्रांच भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो इस लोअर ब्रांच के अक्रॉस भी तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ही होना चाहिए।
अब इस 4 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारी लोअर ब्रांच से कितनी करंट फ्लो हो रही है आप निकाल सकते हैं, आप चाहें तो उसे निकाल सकते हैं। और एक बार आपको करंट मिल जाए तो करंट की वैल्यू को इस 1 ओम से मल्टीप्लाई करके आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। आप क्या करने वाले हैं, देखिए ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू भी 0.5 है, R2 की वैल्यू भी 0.5 है, तो दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.25 ओम, है ना। ये आएगा कैसे, देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है पैरेलल में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसे मैं R इक्विवेलेंट मान लेता हूँ और ये मानकर चलता हूँ R1 R2 दोनों सेम वैल्यूज के हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे भी रहा है। ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, तो R1 R2 दोनों की वैल्यूज को मैं R मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r दैट इक्वल्स टू हाउ मच 2/r। तो R इक्विवेलेंट के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा R/2। इससे एक बात समझ में आई कि दो रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें हैविंग द सेम रेजिस्टेंस तब उनकी रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर 3 रेजिस्टर्स को आप पैरेलल में लगाते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 होती है। 4 रेजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल में लगाते हो ईच हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी R/4 एंड n रेजिस्टर्स को लगा दें तो R/n हो जाता है। और आपको बिल्कुल इस शॉर्टकट को याद रखना चाहिए और इस शॉर्टकट की जरूरत आगे हमको जितने भी सवालों में देखने को मिलेगा मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, है ना। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो नाउ 0.5 एंड 0.5 पैरेलल में हो जाएंगे इस फॉर्मूले से 0.25। अब इस 0.25 के साथ ये जो 1 ओम का रजिस्टर है वो सीरीज में आ गया, तो मेरी लोअर ब्रांच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, इट विल बी इक्वल टू, सीरीज में होता है R1 प्लस R2, सो 0.25 प्लस 1 बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स 1.25 ओम। हाँ कि नहीं, बिल्कुल सही। और इस पूरी की पूरी ब्रांच की हमें अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल चुकी है जिसकी वैल्यू 1.25 ओम आ गई। और अब इस पूरी की पूरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट ही मेंटेन है। तो इस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट को अगर मैं ये मान करके चलता हूं कि इधर आने वाली करंट को अगर मैं मान लेता हूं आई डैश, अगर मैं आई डैश मान करके चलूं तो आई डैश की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, तो डेफिनेटली ओम्स लॉ से आई डैश हो जाएगा 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1.25 ओम की हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्ट पर ओम की वैल्यू हमारी एम्पियर हो जाएगी एंड 4/1.25 को हमें सॉल्व करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 400/125। और इसको अगर मैं 25 से रिड्यूस करूं तो 25 से रिड्यूस करने से मुझे न्यूमरेटर में मिलने वाला है 16 और डिनोमिनेटर में 5 एम्पियर विच विल बी इक्वल टू 3.2 एम्पियर। तो मुझे करंट तो मिल चुका है ना। अब करंट मिल गया। अब आपको बोला था कि पॉइंट M एंड N के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो अगेन ओम्स लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट M एंड N विल बी इक्वल टू, M एंड N के लिए हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर डेफिनेटली ओम्स लॉ को यूज करना होगा। तो इस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट हमारी 3.2 एम्पियर है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.2 वोल्ट। और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा। अगर इस प्रोसेस को आपको थोड़ा लेंदी लगता है और आपको लगता है कि काफी टफ था या फिर लेंदी था, तो आपके पास एक तरीका और है जो मैंने आपको इसी सीरीज के पहले क्वेश्चन में सिखाया था, और वो फॉर्मूला था वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला, है ना। आप क्या करना, इस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट मालूम थी, इसका रेजिस्टेंस मालूम था, तो इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया, जो कि था कितना 4 वोल्ट। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट P एंड M के बीच में रहना चाहिए, तो डेफिनेटली P एंड M के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट इन दोनों और इसके बीच में बटने वाला है। इन दोनों को आप एक सिंगल रजिस्टर मान लो जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 0.25 ओम, इसकी वैल्यू हो गई 1 ओम। और जैसा कि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो यही 4 वोल्ट इन दोनों और इसके बीच में डिवाइड होगा। और वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, V1 इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 इंटू V एंड V2 इक्वल्स टू R2/R1 प्लस R2 इंटू V। तो आप उससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह लेकर के आपको समझा देता हूँ। तो इसके अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V2 मान लूँ तो कितना हो जाएगा, R2/R1 प्लस R2, इट विल बी इक्वल टू
25 प्लस 1 दैट इज 1.25 इंटू 4। और अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो आपको इस तरह से भी आंसर मिल सकता था। आपको इतना करंट निकालने की कोई खास जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूले को भी यूज कर सकते थे और इस तरह से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2008 से ही है। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू द 2 ohm resistor shown in the circuit. The power dissipated in the 5 ohm resistor is, ठीक है, हमें ये बोला गया है कि जो 2 ohm की रजिस्टर है उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है। तो इस 2 ohm के रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट को 3 एम्पियर ले लिया, तो कहता है द पावर डिसिपेटेड इन द 5 ohm रजिस्टर इज। तो यहाँ पर जो ये 5 ohm का रजिस्टर है इसमें कितना पावर डिसिपेट होगा हमें बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखो पावर निकालने का फॉर्मूला तो होता है I²R और V²/R भी होता है और VI भी होता है। आपको इसमें से जो फॉर्मूला यूज करने के लिए कन्वीनियंट हो आप उस फॉर्मूले को यूज करिए। कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इसे यूज करना, इसे या इसे। आप देखो कि किस तरह की आपके पास जानकारी अवेलेबल है, जिस तरह की भी जानकारी आप उस तरह से कर लो, आपको आसान होगा। वरना इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको आंसर अल्टीमेटली सेम ही देगा, है ना। तो इस तरह से, लेकिन हाँ जब कंपैरिजन की बात होती है तब आप ये देख लेना कि अगर सेम करंट है तो P प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, और अगर दो रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उस केस में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो कंपैरिजन के केस में दो अलग अलग फॉर्मूले का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट पावर की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको सेम मिलेगा, है ना। तो पावर की वैल्यू R के प्रोपोर्शनल भी हो सकती है अगर दो रजिस्टर्स में फ्लो होने वाली करंट सेम हो, और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है अगर दो रजिस्टर्स के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तब इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। खैर एक अलग बात है, इस सवाल का पार्ट नहीं था बट मैं समझाना चाह रहा था। नाउ अब हमारे सवाल में आते हैं। तो अब 2 ओम के रजिस्टर से अगर 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो डेफिनेटली आप बता दो ना इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो IR दैट इक्वल्स टू 6 वोल्ट, हाँ कि नहीं। एकदम बात एकदम क्लियर है कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। अब यही 6, अब देखो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के बीच में ऊपर वाली ब्रांच भी है, बीच वाली ब्रांच भी है और नीचे वाली ब्रांच भी है। तो क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है तो तीनों के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके पास है तो बीच वाले के पास भी, नीचे वाले के पास भी है। ये बात एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाउ अब क्योंकि मुझे 5 ओम से मतलब था तो मैं इसकी ही चर्चा करता हूँ, बीच वाली ब्रांच को अभी छोड़ दो, आप उसको भूल जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ये तो जान गया कि इस नीचे वाली ब्रांच के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो नीचे वाले ब्रांच में करंट कितनी फ्लो करेगी। तो भैया यहाँ पर अगर 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दोनों का मिला के भी आप देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम आ रही है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नहीं इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी 6/6 होकर के कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 1 एम्पियर हो जाएगी। तो मुझे ये तो पता चल गया इस लोअर ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। 6 वोल्ट इसके पास भी था, इसके पास भी था, नीचे वाली ब्रांच के पास भी था। तो नीचे वाले ब्रांच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 1 + 5 दैट इज 6 ओम। 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप 6 ओम के अक्रॉस अप्लाई करते हो तो करंट की वैल्यू ओम्स लॉ से 1 एम्पियर होनी चाहिए जो है। अब क्योंकि मुझको इससे कितना पावर डिसिपेट होगा पूछा गया था तो पावर का फॉर्मूला, क्योंकि अब मुझे करंट की जानकारी है इस रजिस्टर से फ्लो होने वाली, तो मैं डेफिनेटली इसी फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं। तो P विल बी इक्वल टू I², तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड R की जगह में 5, तो आंसर विल बी 5 वॉट। वॉट हमारी पावर की यूनिट होती है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2009 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohms per meter is bent to form a complete of circle of radius 10 centimeter. The resistance between its diametrically opposite points A and B as shown in the figure is. मैं समझता हूँ बहुत आसान सा सवाल है और बहुत इजीली सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कह रहा है कि एक वायर है जिसके पर मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम है और हमने उसकी मदद से एक सर्कल फॉर्म किया है और उस सर्कल के रेडियस की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले अगर मुझको उस पूरी वायर के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो मुझको डेफिनेटली उस पूरी वायर की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस पर मीटर मालूम है और मुझको चाहिए पूरे वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू
और पूरे वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे वायर की लेंथ की रिक्वायरमेंट आएगी। एंड इस केस में वायर की लेंथ हो जाएगी हमारे सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल, और ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r, जहां पर r को मैं इसके सर्कल का रेडियस मान लेता हूं। जो यहाँ पर r मैंने स्मॉल r लिखा है, ये हमारे सर्कल की रेडियस है जिसकी वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r की जगह में पुट कर देंगे 0.1 मीटर, है ना। तो ये हमारे लेंथ की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या बोला है, रेजिस्टेंस पर मीटर और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 12 ओम, हाँ कि नहीं। देखिए यहाँ पर बोला है रेजिस्टेंस पर मीटर, मतलब अगर r रेजिस्टेंस l लेंथ वायर की है तो यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r बाई एल ही तो होगी। अगर मैं मान लेता हूँ l लेंथ अगर वायर की मैं लूँ और उसका रेजिस्टेंस r है, तो रेजिस्टेंस पर मीटर या पर यूनिट लेंथ की वैल्यू तो मुझे 12 ओम पर मीटर गिवन है ना। तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12 ओम इंटू एल की वैल्यू जो हमारी इस पर्टिकुलर केस के लिए 0.2 पाई है, 0.2 पाई हो गया हमारा, 0.2 पाई है ना, यहां पर आ गया। तो डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू 0.2 विल बिकम 2.4 पाई ओम, और इससे मुझको इस पूरी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, है ना। ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि एक वायर की रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए होती है। तो अगर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर हो, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर, एंड सेम मटेरियल की बनी हुई वायर हो, तो रो एंड ए कांस्टेंट हो गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगी, हाँ कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो पूरी वायर का आधा हिस्सा ऊपर की तरफ है एंड पूरी वायर का रिमेनिंग आधा हिस्सा, है ना, मैं कलर बदल के दिखाता हूं, वो नीचे की तरफ है। अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा हूं, तो इन दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के लिए ऊपर वाली वायर की लेंथ सर्कल की लेंथ की आधी, नीचे वाली वायर की लेंथ भी सर्कल की लेंथ की आधी। तो अगर लेंथ आधा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, और उस हिसाब से मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इस अपर हाफ के रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी आधी ही होनी चाहिए, दैट इज 1.2 पाई ओम, एंड इस नीचे वाले हिस्से के भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.2 पाई ओम होनी चाहिए, हाँ कि नहीं। अब जैसा कि देखिए, अब अगर मैं ऊपर एक रजिस्टर इमेजिन कर लूँ 1.2 पाई ओम की, और नीचे एक रजिस्टर इमेजिन कर लूँ 1.2 पाई ओम की, तो ये दोनों ही रजिस्टर्स हैं हमारे पैरेलल में। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर दो इक्वल रजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगाते हैं तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की आधी हो जाती है ना। हमने सीखा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इक्वल वैल्यू जो वाले दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है आधी, और इसीलिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के अक्रॉस रहने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू इस वैल्यू की और आधी होनी चाहिए। सो 1.2 पाई ओम बाई 2 दैट इज 0.6 पाई ओम, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, जो कि है भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2009 से ही है। क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ohm shows full scale deflection when a current of 1 ampere passes through it. It can be converted into an ammeter to read current up to 5 ampere by। ठीक है, देखो हमको कह रहा है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसके कॉइल की रेजिस्टेंस 60 ओम है, और उसमें हम मैक्सिमम 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा सकते हैं। कि 1 एम्पियर की करंट की वैल्यू में उस गैल्वेनोमीटर की जो इंडिकेटर होती है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को शो करती है, मीन्स इससे ज़्यादा करंट फ्लो करवाना उसमें अलाउड नहीं है। बट हम चाहते क्या है कि उससे हम एक एमीटर को बनाएं, और उस एमीटर की करंट रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर। तो बिल्कुल बिल्कुल याद करिए, मैंने आपको क्या सिखाया अभी पहले सवालों में कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में एक शंट लगाते हैं, हाँ कि नहीं। बिल्कुल कहा था आपको, तो डेफिनेटली उस बात को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मैं गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में एक शंट लगाऊंगा, तो इसीलिए पैरेलल वाली बात सही हो सकती है। इसका मतलब ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 किसी भी कीमत पे करेक्ट नहीं हो सकते, ये बात तो एकदम तय है। अब ये जैसे मेरा मान लेते, ये हमारी गैल्वेनोमीटर की कॉइल है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 ओम गिवन है,
और इससे मैक्सिमम में करंट कितनी फ्लो करा सकता हूं, 1 एम्पियर। अब क्योंकि मुझे इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ मैंने एक शंट लगा दिया, मींस पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दिया जिसके रेजिस्टेंस को मैं R मान लेता हूं। बट अब मुझे टोटल करंट कितनी मेजर करनी है, मुझे टोटल करंट मेजर करनी है 5 एम्पियर। तो मुझे क्योंकि 5 एम्पियर करंट फ्लो करनी है, एम्पियर मेजर करनी है, और क्योंकि मेरी गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट को ही सस्टेन कर सकती है, तो जो रिमेनिंग करंट है 4 एम्पियर की मुझे बाईपास करना पड़ेगा। उसे मुझे बाईपास करने के लिए शंट से फ्लो कराना पड़ेगा, और रिमेनिंग करंट कितनी होगी, ऑब्वियसली 4 एम्पियर। यही तो हमारा तरीका होता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का। जितनी करंट आपको मेजर करनी है आप उससे उतनी करंट कॉइल से फ्लो करवा दो जितनी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए उसको रिक्वायर्ड है। रिमेनिंग जितनी भी करंट बचती है उसको आपने शंट से बाईपास करवा दो। यही हमारा तरीका होता है। अब देखो हमारा शंट एंड हमारी कॉइल दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, ऑब्वियसली पैरेलल में ही है। और पैरेलल में क्या सेम होता है, सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR। तो नाउ इसके लिए IR कितना हो गया, 4 इंटू R हमारा इसके अक्रॉस, शंट के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके अक्रॉस कितना हो गया 1 इंटू 60, और दोनों सेम होने चाहिए। तब उस हिसाब से R की वैल्यू, शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू 60/4 ऑब्वियसली 15 ओम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 15 ओम इन पैरेलल, 15 ओम इन पैरेलल। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2009 से ही है। स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V of a cell of EMF E and internal resistance R as a function of the current I flowing through it. The slope and intercept of the graph between V and I then respectively R. ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। यहां पर कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने एक सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट किया, और उसने उसी पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तब उस ग्राफ का स्लोप एंड हमारा जो y इंटरसेप्ट होगा, है ना, जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो बेसिकली क्या प्रोवाइड कराएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर टोटल एक्चुअली 4 केसेस होते हैं, जिसमें 2 हमारे केसेस मेजर हैं जो आपको समझना चाहिए। एक होता है हमारा डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग का मतलब ये हो गया कि हमारी सेल का काम यहाँ पर है पावर सप्लाई करना। अगर करंट की वैल्यू आपके सेल से फ्लो हो रही है सर्किट की तरफ, तब हम उसे कहते हैं डिस्चार्ज करना। लेट अस से आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप मोबाइल फ़ोन में मान लेते कुछ देख रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं आप, तब उस केस में आप आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी एनर्जी सप्लाई करने का काम कर रही है, पावर सप्लाई करने का काम कर रही है। तब इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्चार्जिंग। एक प्रोसेस होता है चार्जिंग का। तो मान लेते हैं आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई, अब आप उसमें चार्जर लगाओगे। तो चार्जर लगाने से होता क्या है कि हम सप्लाई करते हैं पावर या फिर एनर्जी हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी को। इस केस में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, और इस केस में बैटरी की तरफ हम पावर को सप्लाई करते हैं, मतलब बैटरी की तरफ करंट सप्लाई होती है, मीन्स करंट का जो फ्लो होता है वो बैटरी की तरफ होता है ना। तो ये डिफरेंस है। डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है E-IR। आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि अगर एक सेल का डिस्चार्जिंग का केस है और अगर उस सेल की EMF की वैल्यू E है, उससे फ्लो होने वाली करंट I है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तब उस सेल के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस E-IR होता है। देन अगर केस चार्जिंग का हो, अगर हो, तब उस केस में सेल के अक्रॉस रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस E+IR होती है, जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। और इन 2 फॉर्मूले को आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं चाहिए, है ना। इसमें ये तो 2 केस हुए, और भी जो 2 केसेस की बात मैं कर रहा था उसको भी मैं समझा देता हूं। उसमें तीसरा केस होता है हमारे सेल के ओपन सर्किट होने का। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि आपके सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, या फिर वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरह से। मतलब आपकी जो सेल है वो किसी भी तरह से करंट को सप्लाई नहीं कर पा रही। तो अगर मैं करंट I को 0 कर दूं, तब उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF के इक्वल हो जाएगी। तो बिल्कुल याद रखिए कि ओपन सर्किट के केस में अगर सेल करंट सप्लाई नहीं कर रही या फिर गेन भी नहीं कर रही, उसके दोनों टर्मिनल्स ओपन है, इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस EMF सेम होते हैं। एंड इसमें चौथा केस है शॉर्ट सर्किट का।
शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि आपने सेल के दोनों टर्मिनल्स को एक कंडक्टिंग वायर के साथ डायरेक्टली ज्वाइन करवा दिया है और उस कंडक्टिंग वायर में किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, तब हम कहते हैं उसे शॉर्ट कर देना या शॉर्ट सर्किट कर देना। और उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू लेते हैं हम 0। और ये 4 केसेस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और उस हिसाब से हमको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डिस्चार्जिंग अगर हो रही हो सेल, तब उस केस में स्लोप एंड इंटरसेप्ट से हमें क्या मिलेगा। तो डेफिनेटली मुझे यही वाला ग्राफ, यही वाली इक्वेशन यूज करनी है। और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, इस तरह से लिखा जा सकता है। और जो कि कौन से फॉर्म में आ रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अगर आप में देखें इस इक्वेशन को v इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, तो ये डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है क्या, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, m को स्लोप कहते हैं एंड c को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो यहाँ पर क्योंकि मुझको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना था, मुझको ग्राफ प्लॉट करना था v एंड i के बीच में। तो आप यहाँ पर y की जगह में v विजुअलाइज कर लीजिए एंड x की जगह में i विजुअलाइज कर लीजिए। तो अगर मैं x की जगह में i विजुअलाइज करूं तो स्लोप की वैल्यू माइनस आर आ रही है। इसका ये मतलब है कि हमको स्लोप से जो मिलेगा वो माइनस आर मिलेगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर C से अगर इस E को कंपेयर करूं तो C की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, EMF हो जानी चाहिए। तो कंपैरिजन से मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी EMF की इक्वल। और यही हमारे सवाल का सही जवाब होना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2009 से है। सी द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर, Which of the following equations is the correct equation for it? All right, देखिए मैं समझाता हूं। यहां पर हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से, है ना, इस सर्किट के लिए एक इक्वेशन जो करेक्ट होगी वो चूज करना है। यहां पर हमारे सामने एक सर्किट है और इस सर्किट के रिगार्डिंग हमें 4 इक्वेशंस गिवन है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। और इन इक्वेशंस के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन किया गया है। EMF भी हमारे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, IR। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से बिलोंग करता हुआ सवाल है, बिल्कुल इस बात को हम समझ सकते हैं, है ना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ पर हमें यूज करके आंसर देना है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता क्या है, KVL होता क्या है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। जिस तरह से क्लासिकल फिजिक्स के लिए आइजैक न्यूटन के द्वारा जो लॉज ऑफ मोशन गिवन है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में किसी भी सर्किट के लिए, भले वो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, हर सर्किट के लिए सेम इंपॉर्टेंस किरचॉफ्स लॉ का भी होता है। जितना इंपॉर्टेंस मोशन, क्लासिकल फिजिक्स के मोशन में न्यूटन्स लॉज का है, एग्जैक्टली उतना ही इंपॉर्टेंस हमारे किरचॉफ्स लॉज का है किसमें, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए। और बिल्कुल आपको किरचॉफ्स लॉ अच्छे से आना चाहिए, इसके बिना आपका पूरा चैप्टर अधूरा है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैं आपको सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा किस तरह से हम यूज करते हैं। आगे मैं लॉ सिखा देता हूँ, लॉ सिखाने के बाद फिर हम फाइनली हमारे आंसर को देखेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड मतलब हर तरह से वो क्लोज्ड होनी चाहिए, तो किसी भी क्लोज्ड लूप में या फिर किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब यहाँ पर एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स का मतलब कोई रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकती है, सेल हो सकती है, इंडक्टर हो सकता है, डायोड हो सकता है, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वहां पर। तो किसी भी क्लोज्ड लूप या फिर सर्किट के अक्रॉस जितने भी हमने एलिमेंट्स कनेक्ट किए हैं, उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का जो समेशन होगा वो अल्टीमेटली होगा 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ potential difference across all the elements in a closed circuit always equals to 0। और इसी को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज हैं जिनके समेशन की वैल्यू 0 है, तो ऐसा पॉसिबल कब है? अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज मिल करके अल्टीमेटली 0 में कन्वर्ट हो रही हैं, तब डेफिनेटली ये पॉसिबल कब हो पाएगा? ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब उनमें से कुछ क्वांटिटी या फिर कुछ टर्म्स का साइन पॉजिटिव होगा और कुछ क्वांटिटीज या फिर टर्म्स का साइन नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज कभी ऐड होकर के 0 नहीं हो सकती,
तो नेगेटिव वैल्यूज कभी भी ऐड होकर के जीरो नहीं हो सकती। जीरो होना तभी पॉसिबल है जब कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी। और इसीलिए यहां पर भी हमें अगर एक सर्किट के क्लोज लूप में अगर हर एलिमेंट के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली जीरो हो रहा है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लिया गया होगा और कुछ एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लिया गया होगा। अब यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है साइन कन्वेंशन का। तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं साइन कन्वेंशन का, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं कि किस एलिमेंट के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम प्लस साइन के साथ लेंगे और किसके अक्रॉस हम माइनस साइन के साथ लेंगे। तो आपको सबसे अच्छे ढंग से क्या पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। और जो साइन कन्वेंशन मैं आपको सिखा रहा हूं एग्जैक्टली वही साइन कन्वेंशन आपको 100% टाइम्स यूज करना है, कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं रहेगा। हर बार जो सिखा रहा हूं मैं आपको, आप उसी को याद रखिए और उसी कन्वेंशन को आप हर बार यूज करिए, आपको 100% टाइम आंसर करेक्ट मिलेगा। साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर आप एक क्लोज लूप के अक्रॉस सभी एलिमेंट के अक्रॉस एक क्लोज लूप के अलोंग सभी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जा रहे हो, और उन एलिमेंट्स में अगर मान लो कोई रजिस्टर है, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के दौरान अगर आपकी मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जहां हो रही है, मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं, उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के दौरान अगर करंट का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में हो रहा हो, तब आप सेल के अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे पॉजिटिव। आई रिपीट, जैसे मान लेते, मैं समझाना ही चाहता हूं कि मान लेते ये एक रजिस्टर है आर। अब मान लो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब मैं लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं, और अगर इस रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट भी राइट की तरफ है, तो मैं इसके अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को लूंगा पॉजिटिव। अब अगर मैं मूव कर रहा हूं लेफ्ट से राइट और करंट फ्लो हो रही है राइट से लेफ्ट, तो रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लूंगा नेगेटिव। पहली बात क्लियर हुई, रजिस्टर की कहानी क्लियर। रजिस्टर के केस में करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, करंट के अगेंस्ट में नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है। नाउ अब बात करते हैं एक सेल की, जैसे यहां पर आपको सेल दिखाई दे रहा है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के दौरान सबसे पहले आपको सेल की पॉजिटिव टर्मिनल मिली, तो पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो, तो सेल के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव। और अब अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो, तब आपको लेना है नेगेटिव। बिल्कुल परफेक्टली याद रखेंगे। तो अब अगर मैं इस पॉइंट से लेकर के, मैं कलर बदल के दिखा रहा हूं, तो अब अगर मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की तरफ मान लो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं, तो मेरे पाथ में पहले हमारी पॉजिटिव टर्मिनल आ रही है और बाद में नेगेटिव टर्मिनल आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना पॉजिटिव। अब अगर मान लो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते, तो पहले हमको नेगेटिव टर्मिनल मिलता, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव लेते। सिमिलर वे में अगर मान लो कैपेसिटर है, तब उस केस में अगर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पहले मिली तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, पहले नेगेटिव प्लेट मिलेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस हम नेगेटिव लेते हैं। और बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है और इसी कन्वेंशन के थ्रू हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर और सेल है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो बिल्कुल हम आर एंड रजिस्टर और सेल के लिए हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कैपेसिटर तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, नाउ अब केवीएल कंप्लीट हुआ। तो केवीएल क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में शामिल होने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होगा, और हमें साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना होता है। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। नाउ अब देखेंगे ध्यान से। तो बोलते हैं कि इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि E1 का जिक्र है, E1 का भी जिक्र है, यहाँ पर E2 है और यहाँ पर E2 है। अच्छा, यहाँ पर कहीं पे भी आपको E2 नजर आ रहा है क्या? कहीं तो E2 नजर नहीं आ रहा है ना। तो क्योंकि E2 हमारी लोअर ब्रांच में है, तो मैं लोअर ब्रांच की तरफ मूव नहीं करता हूँ, मैं खाली ये ऊपर वाले लूप की तरफ ही मूव करता हूँ। मतलब मेरा जो भी एनालिसिस होगा वो इस ऊपर वाले लूप के लिए रहेगा। इस ऊपर वाले लूप के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। रीजन ऐसा है क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में कहीं पर भी हम E2 को नहीं देख रहे हैं। तो E2 तो तब आएगा ना जब मैं लोअर ब्रांच की तरफ मूव करूंगा। तो बिना लोअर ब्रांच की तरफ मूव करते हुए मैं ऊपर वाली क्लोज लूप के लिए इक्वेशन लिख करके देखता हूं मुझे क्या मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं, अपन इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं और गोल घूम करके आते हैं, है ना। हम गोल घूम करके आते हैं और क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूमते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम एनालिसिस करते हैं, बाद में हम देख लेंगे। तो नाउ शुरुआत करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि इस पॉइंट की तरफ कितनी करंट आ रही है। इस पॉइंट की तरफ करंट आ रही है I1
और इधर भी करंट आ रही है I2, एंड किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन की तरफ जितनी करंट आएगी एग्जैक्टली उतनी करंट चली भी जाएगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा I1 प्लस I2, और यही करंट हमारी इस R ओम के रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रही होगी। और इसीलिए मैं लिख सकता हूं, अगर मैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूम रहा हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में देखिए करंट इसमें राइटवर्ड फ्लो हो रही है और मैं भी राइटवर्ड ही पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं इस R के लिए, तो मुझे लिखना चाहिए I1 प्लस I2 इंटू R। एक रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है और पॉजिटिव साइन लिया मैंने। अब मैं मूव करते 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 इस पॉइंट तक आया। अब जब मैं अब लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो देखेंगे इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है लेफ्ट की तरफ, देखिए यहाँ पे साइन दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है। तो ना इसमें फ्लो होने वाली करंट राइट से लेफ्ट की तरफ है और मैं भी जा रहा हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ, तो क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। करंट इससे कितनी है, I1 है इंटू R1 है ना, स्मॉल r1 दिया तो मुझे स्मॉल r1 ही लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं स्मॉल r1 कर देता हूँ। तो नाउ यहाँ पर हो गया स्मॉल r1। नाउ अब देखेंगे इसके बाद मेरी सेल आ गई। अब सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में। तो क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा और इसके लिए मुझे -E1 करना चाहिए। और फाइनली क्योंकि इस ऊपर वाले लूप में 3 ही एलिमेंट्स थे, तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दिया एंड फाइनली इनका सम हो जाना चाहिए 0। तो हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर सही बैठ रहा है क्या। तो एक काम करते हैं, इस LHS के हर एक टर्म को मैं RHS की तरफ ट्रांसफर करता हूँ और देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। तो अगर ये -E1 RHS की तरफ चला जाए तो हो जाएगा +E1, ये जाकर ये हमारा पहला टर्म RHS की तरफ जाकर के हो जाएगा -I1 प्लस I2 इंटू R, और ये टर्म हमारा RHS में जाके हो जाएगा -I1 R1 विच विल बी इक्वल टू, तो मेरा LHS में क्या बचा, क्योंकि मैंने LHS के हर एक टर्म को RHS की तरफ ट्रांसफर कर दिया है तो LHS में बचेगा 0, और यही मेरी इक्वेशन आ रही है। तो अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पर एकदम सही बैठ रही है और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में E2 है ना, तो अगर मान लेते हैं हमारा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं होता तब डेफिनेटली मैं क्या करता हूं उस केस में, ये जो मेरी लोअर लूप है इस लोअर लूप के लिए या फिर ये जो आउटर बाउंड्री की आप लूप देख रहे हो इसको मैं यूज करते हुए इक्वेशन लिखने की कोशिश करता और तब जाकर के देखता कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड 2 में सिर्फ A1 का जिक्र किया गया है तो मैंने अपर लूप को प्रीफर किया। अब अगर मान लो ऑप्शन 3 एंड 4 में हमको चेक करना था तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो E2 भी है और E1 भी है, इसका मतलब ये है E2 और E1 मुझे दोनों की रिक्वायरमेंट थी, तो उस केस में मैं ये नीचे वाले लूप की स्टडी करता। और अगर मैं ऑप्शन 4 को देखूं तो यहाँ पर सिर्फ E2 है और उस केस में मैं क्या करता, मैं इस आउटर बाउंड्री को जज करता। ये जो आउटर बाउंड्री का जो लूप आप देख रहे हैं, ये आउटर बाउंड्री में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हुए KVL को यूज करता और फाइनली मैं आंसर को जज करता कि मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बट क्योंकि मेरा आंसर ऑप्शन 1 मैच हो गया तो मैं अदर ऑप्शंस को लेकर के यहाँ पर बिल्कुल भी चिंतित बिना होते हुए डेफिनेटली मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2010 से बिलोंग कर रहा है एंड क्वेश्चन कह रहा है अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इच k volts per centimeter and the emitter present in the circuit reads 1 ampere when the two-way key is switched off. The balance points when the key between the terminals 1 and 2 and 1 and 3 are plugged in are found to be at L1 centimeter and L2 centimeter respectively. The magnitudes of the resistors R and X are then equal to respectively. देखिए सवाल पोटेंशियोमीटर सर्किट से पूछा गया है और आपके नीट के सिलेबस से पोटेंशियोमीटर आर्टिकल हट चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इस सीरीज में इस सवाल को शामिल किया डिस्कशन के लिए। इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो सवाल है वो पोटेंशियोमीटर के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड नहीं है। इस सवाल में सर्किट पोटेंशियोमीटर की यूज की गई है और जो सवाल एक जनरल सवाल है और इसीलिए मुझे लगा कि इस सवाल को आप लोगों को सिखाया जाना चाहिए और बिल्कुल आपको सीख भी लेना चाहिए, क्योंकि सवाल आ जाते हैं कभी कभी और उस केस में फिर आप फाइट कर नहीं सकते है ना, आपको डेफिनेटली सीख लेना चाहिए। तो है क्या, तो क्वेश्चन आपको लेंदी दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, बट अगर आप समझेंगे ना तो सवाल आसान है, काफ़ी इजीली सवाल को किया जा सकता है।
मैं सवाल आपको समझाता हूँ और फिर आप देखिएगा कि सवाल कितना आसान था ना। एक पोटेंशियोमीटर पहले बनता कैसे, मैं बता दूं। तो एक पोटेंशियोमीटर का बेसिक जो काम होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। और जनरली हम एक पोटेंशियोमीटर की मदद से जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तब हमें पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू मिलती है और इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं होता है। साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर के और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिसमें हम किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम तो अलग अलग सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। ये हमारे पोटेंशियोमीटर की बातें हैं। बट पोटेंशियोमीटर की जो बनावट है, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, वो जनरली एक हाई वोल्ट की बैटरी, एक रियोस्टेट और एक करीबन 4 से 5 मीटर लंबी वायर की मदद से किया जाता है। तो जनरली एक पोटेंशियोमीटर में एक 4 से 5 मीटर लंबी वायर होती है। उस वायर के अक्रॉस हम एक सेल और एक रियोस्टेट भी कनेक्ट करते हैं। और ये जो आप ऊपर वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये ऊपर वाला सेक्शन हमारा कौन है? ये हमारा है पोटेंशियोमीटर। ये हमारा ऊपर वाला सेक्शन पोटेंशियोमीटर है। तो अगर आप रियोस्टेट के रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली इस वायर और इस रियोस्टेट के अक्रॉस जो इस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो डिवीजन होना है, उसमें बदलाव आता जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं और मैंने सिखाया भी आपको कि अगर दो रेजिस्टर सीरीज में हो और उनके अक्रॉस अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? डिवीजन होता है। तो ये रियोस्टेट और ये वायर देखें तो सीरीज में है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस रियोस्टेट और इस वायर के अक्रॉस होना है। तो अगर इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इसके पास कम होता जाएगा। इसे कम करेंगे तो इसके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और वायर के अक्रॉस बढ़ता जाएगा। तो बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट हम इस वायर के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं ना। एक बार मैं फिर से कहता हूं कि अगर मैं इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करूं तो इस वायर के पास रहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आफ्टर द डिवीजन वो चेंज किया जा सकता है। यहां तक की बातें क्लियर है। अब इस सवाल में एक वर्ड यूज किया ग्रेडियंट। अभी ग्रेडियंट क्या होता है? तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लेंथ हो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बदल रही है ओवर अ लेंथ, अगर आप मूव कर रहे हैं और लेंथ के बदलाव के साथ अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में बदलाव आ रहा है, जनरली तब उस केस में हम उस क्वांटिटी के ग्रेडियंट की बात करते हैं। और ग्रेडियंट क्या होगा कि उस क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है ओवर व्हाट लेंथ। तो अगर आप क्वांटिटी के डिफरेंस को डिवाइड करते हैं लेंथ के डिफरेंस के साथ, तब मिलने वाली क्वांटिटी जो होती है वो ग्रेडियंट कहलाती है। तो यहां पर देखिए इस वायर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने वाला है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं वायर की लेंथ से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसलिए यहां पर आप यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या है हमारी? वोल्ट पर सेंटीमीटर है। मतलब कितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी लेंथ में हुआ है, अगर आप वो फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर मिलेगा और यही हमारी कहलाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिमिलर वे में अगर मान लेते एक लेंथ के अलोंग अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब अगर मान लेते लेंथ के अलोंग अगर मान लेते किसी फ्लूइड की वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, तब उस केस में हम फाइंड आउट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ को एच वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जब भी आप किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट आपको पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली उस क्वांटिटी के डिफरेंस के साथ लेंथ के डिफरेंस को डिवाइड कर देना। तो ये ग्रेडियंट की कहानी है। अब कहता है कि जब हमारी सर्किट में स्विच ऑफ हुआ था, जब स्विच ऑफ थी हमारी सर्किट, जब हमारी जो 2 वे की है, ये हमारी 2 वे की है, 1 को मैं 2 से भी कनेक्ट कर सकता हूं, 1 को मैं 3 से भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो ये मेरी 2 वे की हो गई। और जब मेरी 2 वे की स्विच्ड ऑफ थी, उस मोमेंट पे कह रहा है, उस मोमेंट पे हमारी जो एमीटर है उसने कितनी करंट रीड की? उसने 1 एम्पियर की करंट को रीड की। तो अब मान लेते ये स्विच्ड ऑफ है तो इस सर्किट का किसी भी तरह से करंट का फ्लो हमारे पोटेंशियोमीटर की तरफ होगा क्या? या पोटेंशियोमीटर की तरफ से कोई भी करंट हमारे सर्किट की तरफ आएगी क्या? भाई कहां से आएगी? यहाँ पे तो आप कनेक्शन देख रहे हो, मैं इनकार नहीं करता हूं, बट यहाँ पर तो सर्किट ओपन है ना, और ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं हो सकती है ना यहाँ पर, क्योंकि 0.1 का हमारी लोअर सर्किट के 0.2 या फिर 0.3 से कोई कनेक्शन नहीं है। तो न तो ऊपर से नीचे करंट आ सकती है, ना नीचे से ऊपर करंट जा सकती है, क्योंकि सर्किट यहाँ पर ओपन है। तो नीचे की अगर मैं बात करूं तो कहता है कि एमीटर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर थी, और डेफिनेटली
उस केस में ये R एंड X दोनों सीरीज में होंगे, तो जितनी करंट हमारी R से फ्लो करेगी उतनी करंट X से भी फ्लो करनी चाहिए, एंड फाइनली इस सेल की मदद से वो करंट फ्लो हो रही होगी। तो अब हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? ओम्स लॉ से जानते हैं V की वैल्यू होती है IR, तो इससे फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस R, तो इसके पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लेता हूं, विच विल बी इक्वल टू 1R, विच इज R बेसिकली, और सिमिलरली इसके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 है, इट विल बी 1 इंटू एक्स, दैट इज X वोल्ट। तो यहां तक हमको समझ लेना चाहिए, ये हमारी यूनिट वोल्ट है, और फाइनली इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस X वोल्ट है, इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस R वोल्ट है। क्लियर? नाउ अब कह रहा है कि जब पॉइंट 1 एंड 2 को कनेक्ट किया गया, तब बैलेंस पॉइंट हमारी जो आई वो L1 लेंथ पे आई। अब ये बैलेंस पॉइंट क्या है? तो बैलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे इस जगह पे जो कनेक्टेड आप जो गैल्वेनोमीटर देख रहे हो, इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू होगी 0। तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहां पर आप देखो, अगर आप 1 एंड 2 को कनेक्ट कर दिए हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे इस रजिस्टर R का लेफ्ट वाला पॉइंट डायरेक्टली हमारा पॉइंट P से कनेक्टेड है, और इस रजिस्टर का राइट वाला पॉइंट डायरेक्टली कहां से कनेक्टेड है? हमारे इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हमने सीखा कि जब दो कंडक्टर्स को हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है। तो इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट का भी सेम पोटेंशियल है। सिमिलरली इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट का भी सेम पोटेंशियल है। तो इस वायर P से लेकर के इस पॉइंट का नाम चलिए मैं रख देता हूँ, कोई एक रैंडम पॉइंट M रख देता हूँ। तो पॉइंट P से लेकर के पॉइंट M तक के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? इस रजिस्टर R के अक्रॉस भी होना चाहिए। तो नाउ अब कह रहा था कि पर सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी वो K थी। तो अगर 1 सेंटीमीटर में K है तो L1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए? तो डेफिनेटली आप यहां पर क्या करेंगे? K के साथ L1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया यहां पर क्या बोल रहा है कि पर सेंटीमीटर इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस K वोल्ट का है, तो 2 सेंटीमीटर में इंटू 2 करोगे, 3 सेंटीमीटर में इंटू 3 करोगे, 4 सेंटीमीटर में इंटू 4 करोगे, तो L1 सेंटीमीटर में कितना करोगे? तो L1 सेंटीमीटर में L1 इंटू K करोगे, नहीं करोगे? और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस रजिस्टर R के अक्रॉस रहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा R वोल्ट, और इसकी वैल्यू डेफिनेटली K टाइम्स ऑफ L1 हो जानी चाहिए। मतलब ये 1 इंटू R की वैल्यू ही K L1 है, तो फाइनली R की वैल्यू K L1 होनी चाहिए, और ये मेरा पहला आंसर है जो मुझे पूछा गया था। नाउ अब कह रहा है कि 1 2 को डिसकनेक्ट करके अब 1 3 को कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब 1 3 को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, अब अगर मैं 1 3 को कनेक्ट कर दूं, तो अब अगर आप देखेंगे तो आप देखना ध्यान से, पॉइंट P का कनेक्शन तो अभी भी हमारे रजिस्टर R के लेफ्ट पॉइंट से है, लेकिन मेरा जो पॉइंट बैलेंस में आएगा, जो बैलेंस पॉइंट आएगा, उसका कनेक्शन अब कहां से हो जाएगा? इस पॉइंट से हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि इस रजिस्टर से लेकर के, मतलब इस रजिस्टर के लेफ्ट पॉइंट से लेकर के इस रजिस्टर के राइट पॉइंट तक जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारी फाइनली क्या हो रही है? लेंथ L2 से बैलेंस हो रही है। बैलेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में होंगे, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, मतलब क्या हो गया? इस पॉइंट की पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होनी चाहिए। मेरा 1 से लेकर के 2 तक का जो है डिस्कनेक्शन हो चुका है। अब बिल्कुल याद रखिए कि ये डिस्कनेक्ट हो चुका है ना। अब अगर वो पॉइंट डिस्कनेक्ट हो चुका है तो फाइनली अब मेरा 1 एंड 3 आपस में कनेक्टेड है, तो पॉइंट इस तरह से हमारा कनेक्टेड हुआ। तो ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब मेरी वायर की लेंथ L2 बैलेंस कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों के पास मिलाकर के पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो लेंथ L2 से बैलेंस होगी, और इसके पास है हमारा R वोल्ट, इसके पास है हमारा X वोल्ट, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में कि वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि R प्लस X की वैल्यू, R प्लस X की जो भी के अक्रॉस रहने वाला जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू R के बेसिस पे, वो डेफिनेटली L2 लेंथ से बैलेंस हो रहा है, और क्योंकि पर सेंटीमीटर में K वोल्ट है तो L2 सेंटीमीटर में K L2 हो जाना चाहिए। तो फाइनली मुझे X की वैल्यू बतानी थी, R की वैल्यू K L1 पुट करके मैं RHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं, तो X की वैल्यू आ जाएगी K L2 माइनस K L1, जिसमें K को कॉमन ले लूं तो मिल जाएगा मुझे L2 माइनस L1। तो पहले मुझे वैल्यू बतानी है किसकी? मुझे पहले वैल्यू बतानी है R की, बाद में बतानी है X की। तो R की वैल्यू K L1
x की वैल्यू k इंटू L2 माइनस L1 होनी चाहिए। और अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो k L1 एंड k इंटू L2 माइनस L1, तो k L1 एंड k इंटू L2 माइनस L1, ऑब्वियसली ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। और इस तरह से सवाल को सॉल्व करना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2010 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms and gives full scale deflection for 30 milliampere current. If it is to work as a voltmeter of 30 volt range, the resistance required to be added will be। ठीक, मैं आपको ये चीज भी सिखा चुका हूं, इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई। मैंने कहा था कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर या फिर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके कन्वर्जन के तरीके हैं। तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्टमीटर में। तो मैंने बोला था कि वोल्टमीटर बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, एंड जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी होती है उस ब्रांच के पैरेलल में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, है ना। बिल्कुल याद रखेंगे, वोल्टमीटर बनाने के लिए आपको कॉइल के साथ, किसकी कॉइल, गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर को लगाना होता है। तो जैसे मान लिया जाए ये मेरा गैल्वेनोमीटर का कॉइल है और इसके रेजिस्टेंस को मैं G मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 100 ओम। नाउ अब मैं विश करता हूं, मैं क्या विश करता हूं कि इसको मैं एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दूं, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के दौरान मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मुझे 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस कॉइल को 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दूं तो इससे कितनी करंट फ्लो कर जाएगी, ऑब्वियसली 30/100। 30/100 इज 3/10, दैट इज 0.3 एम्पियर, और इससे 0.3 एम्पियर की करंट फ्लो कर जाएगी। बट 0.3 एम्पियर की करंट फ्लो कर जाएगी, लेकिन कह क्या रहा है कि हमारे गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम आप 30 मिली एम्पियर करंट को ही फ्लो करा सकते हो। 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर से एक्सीड नहीं करा सकते, क्योंकि कह रहा है कि 30 मिली एम्पियर करंट में हमारी गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो अगर 30 मिली एम्पियर मेरी इस कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाली मैक्सिमम परमिटेड करंट है, तो मैं इसके अक्रॉस डेफिनेटली 30 वोल्ट अप्लाई करूं कैसे। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वोल्टेज तो 30 वोल्ट का ही मेजरमेंट करना है, मैं क्या करूंगा वोल्टेज के बंटवारे के लिए, है ना, या फिर करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए, फिर कम करने के लिए इसके साथ सीरीज में मैं एक रेजिस्टर को लगा दूंगा, जिसके रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R, और यही R मुझे बताना है। तो मैंने कहा कि अगर आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर की कॉइल को, तब सीरीज में आप एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दो, और अब आपको जो भी पोटेंशियल डिफरेंस देना आप दे दो। तो आपको 30 वोल्ट मेजर करना है, तब आप 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो। तो होगा क्या, क्योंकि सीरीज में आपने लगा दिया है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हाई वोल्टेज में भी आप करंट को लिमिट कर पाओगे। बट मेरी मैक्सिमम करंट अभी भी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो 30 मिली एम्पियर ही होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम R की वैल्यू को कुछ इस तरह से मेंटेन करेंगे कि 30 वोल्ट अप्लाई करने के बावजूद भी इससे फ्लो होने वाली करंट 30 मिली एम्पियर ही मेंटेन रहे। और उस हिसाब से मैं अगर ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो I की वैल्यू V/R लिख सकता हूं। तो I की वैल्यू 30 मिली एम्पियर होनी चाहिए, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁻3, P की जगह में 30 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पे इक्विवेलेंट लूंगा सीरीज के लिए, इट विल बी इक्वल टू 100 प्लस R। तो 30 कैंसिल होकर के यहाँ पर बचेगा 1। नाउ 10⁻³ को मैं 1/1000 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस R इक्वल्स टू 1000। तो फाइनली R की वैल्यू हो जाएगी 1000 माइनस 100, दैट इक्वल्स टू 900 ओम। और मुझको इतना रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2010 से ही है। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एकदम सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किर्चॉफ्स के 2 लॉ है, एक को हम कहते हैं किर्चॉफ्स करंट लॉ, जिसे किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं। और ये लॉ कहता है कि एक जंक्शन की तरफ जितनी करंट आएगी उतनी करंट जानी चाहिए, मीन्स जितना चार्जेस का इनफ्लो होगा उतने ही चार्जेस का आउटफ्लो होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, और इसीलिए चार्ज के कंजर्वेशन के बेसिस पे ही हम किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ को डिफाइन करते हैं। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। बी कहता है
किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बात भी एकदम सही है। किरचॉफ्स लूप लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही कहते हैं, जो हमारा केवीएल है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसी को ही हम कहते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। और इसके ऊपर भी हमने एक सवाल सॉल्व किया जिसमें मैंने कहा था कि एक क्लोज्ड लूप में शामिल जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस का सम अल्टीमेटली 0 होता है। और यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही यूज करते हैं कि अगर एक सर्किट में कुछ एक्टिव एलिमेंट्स हैं और कुछ पैसिव एलिमेंट हैं, एक्टिव कौन है जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और पैसिव एलिमेंट कौन है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या फिर डिसिपेट कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी सप्लाई होगी उतनी एनर्जी कंज्यूम भी होगी। और यहाँ पर बिल्कुल हम ये कहते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट हुई ना तो डिस्ट्रॉय हुई, जितनी सप्लाई की गई थी उतनी वहाँ पर शामिल थी। और इस बेसिस पे ही हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो बोलता है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एकदम सही बात है, ऑप्शन 1, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ गई ही होगी।